स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। याद कीजिए 14 फरवरी की वो तारीख जब जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले से पूरा देश आहत था और पूरा देश स्तब्ध रह गया था। 40 जवानों की शहादत के बाद हर तरफ आक्रोश था। शहीदों के परिवारों पर जो कुछ भी गुजरा उस पर एक दुख दर्द पूरे देश को था और पूरे देश ने मिल बांटकर उन परिवारों को सांत्वना दी। बदला लेने की आवाज भी धीरे धीरे उठने लगी और आवाज तेज हो गई। उससे कहीं ज्यादा गर्जना के साथ हमारे वायुवीरों ने पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ उनके ठिकानों पर बमबारी की और उनका किला ध्वस्त किया। लेकिन अब जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो कहीं से भी सैनिकों की हौसला अफजाई करने वाली आवाजें नहीं कही जा सकती। सियासतदां एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, वहां की तस्वीरें मांग रहे हैं, हमले में मारे गए आतंकवादियों की संख्या भी पूछी जा रही है। तो क्या देश के वीरों पर सवाल उठाना लाजमी है और क्या ऐसा करना उनकी शहादत का अपमान करना नहीं है? क्या अपनों पर ही सवाल उठाना सही है? क्या शौर्य पर सियासत पाकिस्तान को का साथ नहीं दे रही, पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रही? स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी ये खास पेशकश। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान होंगे। हम बता दें बीजेपी के नेता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी हमारे साथ हैं। साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश त्रिपाठी जी हैं और कांग्रेस के नेता आदिल सिंह बोपराई भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि शौर्य पर सियासत हो रही है और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ और बातें आपको बता देते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी। सत्ता के संघर्ष में बाजी अपने नाम करने की होड़ में लगे राजनेताओं को जान की बाजी लगाने वाले जवानों की वीरता और उनकी शहादत से कोई सरोकार नहीं है। यह साफ देखा जा सकता है। दुश्मन की सीमा में घुसकर अपनी जान की बाजी लगाकर रणबांकुरों ने आतंक के सबसे बड़े कैंप को नेस्तनाबूद किया, जिसे पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री से लेकर स्थानीय बाशिंदों तक ने सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन अब उसी एयर स्ट्राइक पर देश के नेता ही देश के भीतर सबूत मांग रहे हैं। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that moment. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. जरा गौर से सुनिए वायुसेना अध्यक्ष के बयान को। ये बयान जितना पाकिस्तान को हिट करता है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान के नेताओं पर चोट करता है। वो नेता जो सेना के शौर्य की पहले तो सराहना करते हैं और फिर उसी शौर्य पर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। यकीनन एयर चीफ मार्शल धनोआ ने अगर बालाकोट स्ट्राइक के 7 दिन बाद मीडिया से मुखातिब होने का फैसला किया तो सोचिए कितनी पीड़ा और खींच के साथ उनके मुंह से ये शब्द निकले हैं। क्या अपने ही देश में सेना को अपनी वीरता की अग्नि परीक्षा देनी होगी? सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। सिब्बल को दुनिया भर की विदेशी मीडिया पर तो पूरा यकीन है, लेकिन अपनी सेना पर नहीं। दरअसल सारा नफा नुकसान सियासी जोड़ तोड़ का है और इसलिए सिब्बल कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता नहीं जिसने 26 फरवरी की उस सुबह का हिसाब मांगा हो। इस फहरिस्त में ओसामा जी और हाफिज साहब कहने वाले दिग्विजय सिंह ने जहां 2 मार्च को एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा तो दोबारा 5 मार्च को ट्वीट कर पुलवामा के आतंकी हमले को एक एक्सीडेंट करार देते हुए कहा, दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा में दुर्घटना कैसे हो सकती है सर? कब तक आतंकी हमले को और आप क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक से बनी चुनावी फिजा पर मंथन कर रहे कांग्रेस के मनीष तिवारी और पी चिदम्बरम ने भी वायुसेना के पराक्रम पर शक किया। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। आज के दिन जो स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक का रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, ये जनता को बताना चाहिए, इसके चित्र सामने आने चाहिए। देश की हर सियासी पार्टी को बालाकोट के आंकड़े चाहिए। ये ऐसा सबूत है जिसे साबित नहीं किया जा सकता। बस फिर क्या था? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने
250 का दावा किया तो पलटवार करते हुए केजरीवाल ने भी सबूत मांग लिए। सेना ने 2 बार आज भी बोला और पहले ही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे भी छपा था कि कोई मरा या नहीं मरा या कितने मरे, इसका उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। पाक प्रधानमंत्री के अजीज दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू तो पाकिस्तान की ही भाषा बोलने लगे। कांग्रेस के हर सवाल को देशभक्ति की कसौटी पर कस रही भारतीय जनता पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। दरअसल 2019 की चुनावी बिसात पर बालाकोट की शह पड़ते ही मात की आशंका से घबराई ममता बनर्जी ने सबसे पहले सबूतों का राग अलापा था। लेकिन सर्जिकल पर शक करना पहली बार नहीं हुआ। उरी हमले के बाद जब 27 दिसंबर 2016 को सेना ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस वक्त भी कांग्रेस के पी चिदम्बरम, संजय निरुपम और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो जारी करने की मांग की तो केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तान का मुंह बंद करने के लिए सरकार को कार्रवाई के सबूत तो दिखाने ही चाहिए। आतंक का भले कोई धर्म ना हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासत का भी कोई धर्म नहीं होता। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, क्या सियासत का भी कोई धर्म नहीं होता। वाकई अब देश की आम जनता के जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारे देश के राजनेता तमाम सवालात उठा रहे हैं तो क्या उनमें सच्चाई है। लेकिन क्या कहीं इससे पाकिस्तान भी लाभान्वित हो रहा है? क्या यह सच नहीं कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों में भारतीय नेताओं के ये सवाल छाए हुए हैं जो खुद पाकिस्तान नहीं कहे थे। पाकिस्तान ने यह कहा था कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई और एयर स्ट्राइक हुई है लेकिन उसमें हानि नहीं हुई। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी, काफी तजुर्बा है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे हैं, उनसे हम सबसे पहले यह सवाल जानना चाहेंगे। चतुर्वेदी साहब, जब इस तरह के सवालात आप राजनेताओं के मुंह से सुनते हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद, तो एक सैनिक के तौर पर आपको कैसा लगता है? आशुतोष जी, बहुत दुख होता है और मैं समझता हूँ, मैं तो फौज में 40 साल रहा, अब तकरीबन 8 साल से वेटरन हूँ। उसके बावजूद मुझे अगर दुख हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो पीड़ा जो कि एक एयर वॉरियर या फौज का जवान या सेलर को हो रही होगी, जो वो देखता है, क्योंकि आज मोबाइल सबके पास हैं, सबको ये सब देखने को मिलता है। अगर बॉर्डर पे भी है तब भी उसको देखता है, उसका कितना जो एक जज्बा है वो कितना कम होता होगा। वो कहता होगा कि क्या मैं इस तरह के लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ये बहुत ही दुख की बात है और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हर देशवासी को, मैं किसी की राष्ट्रीयता पे या नेशनलिज्म पे वो नहीं बोल रहा, लेकिन वो शायद समझ नहीं रहे कि जो वो बोल रहे हैं वो कितना खतरनाक है। वो इस चीज को समझें और देश के प्रति, हमारे जवानों के प्रति, हमारे सेलर्स के प्रति, हमारे एयर वॉरियर्स के प्रति पूरी श्रद्धा से और पूरे जोर के साथ एकमत हों। ये आपकी सेना है, भारतीय सेना है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस है और हर नागरिक का इसमें स्टेक है, हर नागरिक के लिए ये सेना है। प्लीज मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि किसी प्रकार का इस तरह मनोबल तोड़ने वाली बातें नहीं करें। बहुत दुख होता है। अगर मैं इसको फील कर सकता हूं तो वो जवान और वो जो सेना पे तैनात हैं और जो गए थे पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप को बालाकोट में हमला करने, उनको कितना दुख होता होगा कि क्यों हम इस तरह का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ये वाकई में बहुत ही दुख की बात है। दिनेश जी, बीजेपी के नेता हैं दिनेश सिंह, आपसे भी ये समझना चाहूंगा, बीजेपी विपक्ष के इस हमले को किस तरह से काउंटर करेगी? क्योंकि अगर 21 पार्टियों के तमाम नेता अगर ये सवाल उठा रहे हों सेना पर या कहीं वायुसेना पर और सरकार पर, तो बीजेपी इसको किस तरह काउंटर करेगी? आशुतोष जी, अभी आपने चतुर्वेदी जी को सुना, जिन्होंने 40 साल तक अपनी सेवा जो है सेना में दी है। काउंटर करने की बात नहीं है। विपक्ष को पूरा हक है कि सरकार को क्रिटिसाइज करे, सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, वो पार्टी पर सवाल उठाए, वो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। आप करिए, आपको जितना क्रिटिसाइज करना है आप करिए,
लेकिन आप कम से कम देश को तो बख्श कर दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों को इतनी नहीं समझ में है कि किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। आज स्तर देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आज भारत का कब वो विरोध करने लगते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता है। हम कह रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का क्या है। अब सेना ने कोई अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है तो कम से कम सेना पर तो भरोसा करो। आज सेना, जब उरी का हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय कोई चुनाव नहीं था। आज क्या कह रहे हैं, चुनाव नजदीक है इसलिए आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उरी की जब उरी में हमला हुआ था उसके बाद जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो क्या उस समय लोग सबूत नहीं मांगे थे? जी, ये तो हमेशा इनकी आदत है, इनकी फितरत है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपने उरी का जिक्र किया, जब भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक ग्राउंड फोर्सेस ने की थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स हैं उनको तबाह किया था, उसके बाद भी पूरा देश बड़े उत्सव के माहौल में था और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, वो सामने आए थे और सबसे पहले उन्होंने सवालात उठाए थे। लेकिन बाद में आपने देखा कि उनको भी ये एहसास हुआ कि शायद राजनीतिक रूप से उन्होंने भूल की है और बाद में उन्होंने उन स्टेटमेंट्स को विड्रॉ किया, कहना बंद किया और आम आदमी पार्टी ने भी फिर दूसरी भाषा बोली। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसका एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट एक बार नाकाम होने के बावजूद ये दूसरा जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है एक बार फिर से उसी लाइन पर ये क्यों किया जा रहा है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं आशुतोष जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप देखिए तीन तरह से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे या सरकार कैसे काउंटर करेगी। ये तीन स्तर पर इसका काउंटर होता है। जब कोई आतंकवाद की घटना होती है तो नंबर एक है सेना अपनी सीमा से बाहर भी जाकर, अगर आप देखिए तो अपने पराक्रम आप देखिए कि सेना ने उस काम को किया। वो पाकिस्तान की सीमा में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान के उस कैंप को, जो आतंकवादियों का कैंप था, उसको उन्होंने टारगेट किया और अपने लक्ष्य को अचीव किया। यह सेना का काम है। दूसरा काम होता है सरकार का। जब अभिनंदन वहां पर, उनको पता नहीं था, क्योंकि जब उनका प्लेन क्रैश किया तो उनको पता नहीं चला था कि वो पाकिस्तान की धरती पे उतर रहे हैं, कि हिंदुस्तान की हवा जहां ले गई वहां वो चले गए। उसके बाद भी वहां जाकर वो हिंदुस्तान, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और उसके बाद सरकार का काम शुरू होता है बिना किसी समझौते के। अभिनंदन 36 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की सीमा में होते हैं। यह काम सरकार का था, कूटनीति का काम सरकार था। और देखिए कूटनीति, सरकार का काम जो लोग अंगुली उठा रहे हैं आज इस घटना के बाद, आतंकवादी घटना के बाद, और हमारी आर्म फोर्सेज ने, वायुसेना ने जो कार्रवाई की है उसके बाद भी दुनिया के सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और तीसरी बात कि पहली बार वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री का OIC जो है, उसमें हमारे विदेश मंत्री जाते थे कांग्रेस के शासन में, वो बाहर से चले आते थे, उनकी एंट्री नहीं होती थी। आज पहली बार भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां गई और मुख्य अतिथि के रूप में। आप कह रहे हैं तीसरा, और हमने कहा ये दो स्तर हुआ, एक सेना का स्तर और एक सरकार का स्तर। और इन लोगों का, जैसे नेताओं का ना, जिनको अगर हम कहा जाए कि देश के प्रति गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, तो इनको जवाब देश की जनता देगी। जो राजनीति कर रहे हैं ना, आप बताइए जरा, ममता बनर्जी का बयान सुनिए, अरविंद केजरीवाल का बयान करिए, वो सबूत मांग रहे हैं। ओसामा बिन लादेन जब अमेरिका उठा के उनको ले गया था, मुझे एक चीज बता दीजिए। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन के जिस तरह से सबूत अमेरिका ने दिए वो वैसे ही भारत भी दे। नहीं, सबूत क्या दिया उन्होंने? फोटो दिखाई, उन्होंने कहा हमने समुद्र में उसको डुबा दिया। हमको बता दे दिग्विजय जी को तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये लोग तो सबूत, आशुतोष जी मुझे शर्म लगती है कहने में, ये तो इनकी ओछी मानसिकता है। जब ये भगवान राम का सबूत मान सकते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ आदिल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आदिल जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। आदिल जी बताइए। कोशिश नहीं कर रहा भाई साहब, आपने बोलने का समय नहीं दिया। पर मुझे आज हैरानी होती है कि गॉडसे की पार्टी के लोग आज कांग्रेस पार्टी को और बाकी देशवासियों को राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। पर मैं मुद्दे पे आता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, वो देश को सोचने की क्षमता उसको खत्म करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया एयर स्ट्राइक पे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक का सलाम किया और जय हिंद का नारा लगाया। ये चीज मैं स्पष्ट कर दूं, पर मैं आपको बताता हूं ये कंट्रोवर्सी खड़ी कहां से हुई। जब एयर स्ट्राइक हुई उस दिन BS येदियुरप्पा, जो इनका मुख्यमंत्री है कर्नाटका का, आशुतोष जी ये आपका फर्ज बनता था कि ये देश के आगे ये तथ्य रखें। उस दिन वो ये कहते हैं कि इस एयर स्ट्राइक के बाद हमारी सीटें 22 और सीटें आ जाएंगी कर्नाटका में। मैं आपको बताना चाहूंगा BS येदियुरप्पा का बयान पाकिस्तान के हर चैनल पे चला था, हर चैनल पे। अब सुन लीजिए आशुतोष जी, सुन लीजिए, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, बुलाया है, सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, कृपया करके सुन लीजिए। पहली बात। दूसरी बात,
हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है, हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। उसके बाद एसएस आहलूवालिया, आपका फर्ज बनता था कि एसएस आहलूवालिया का भी बयान आप देश के आगे रखें अपने माध्यम से, आपने नहीं रखा। चलिए छोड़े बात। एसएस आहलूवालिया जो भारत सरकार का मंत्री है वो कहता है कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं थी। ये कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं है, ये एसएस आहलूवालिया ने कहा है। उसके बाद अमित शाह आके बयान देता है कि 250 से ज्यादा आतंकियों को हमने मारा है। ये कंट्रोवर्सी यहां से शुरू हुई है। एसएस आहलूवालिया कहता है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अमित शाह कहता है 250 कैजुअलिटीज हुई हैं, एयर चीफ कहते हैं कि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, और बीएस येदियुरप्पा ने तो हद ही कर दी भाई साहब आशुतोष। वो जाके बयान देते हैं कि इस स्ट्राइक से भाजपा को राजनीतिक फायदा होगा, और ये बयान पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पे चला है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि येदियुरप्पा के बयान की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हर तरफ निंदा हुई भी है, वो उसको पॉलिटिकल लाभ से जोड़ रहे हैं। आप इस नाते आप बीजेपी को या येदियुरप्पा को दोषी ठहरा सकते हैं कि इस स्ट्राइक के पीछे अगर उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय हैं। सवाल यहां पर येदियुरप्पा के बयान से यह थोड़े ही स्थापित होता है कि एयरफोर्स ने स्ट्राइक की या नहीं की, या फिर उसमें कितना सफर किया है टेररिस्ट ने। चीजें आपको देश के आगे रखने चाहिए थी वो आपने रखे नहीं है, और उसके बाद आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आपसे ही सवाल, आपसे ही चर्चा हो रही है। आपका फर्ज बनता था एसएस आहलूवालिया का और येदियुरप्पा का बयान आपको आपके माध्यम में प्रेजेंटेशन में शो करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह चार्ज है। और मेरे साथ जनरल साहब अग्री करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मिलिट्री ऑपरेशंस का राजनीतिकरण कर रही है। जवाब दो। 65 की लड़ाई भी हुई थी, 71 की लड़ाई भी हुई थी, कांग्रेस पार्टी को फतेह हुई थी। हमने ये नहीं था कि कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, हमने कहा था ये भारत की जीत है। अब आगे सुनिए, मोदी साहब जो समझते हैं कि देश में अकेले वही देशभक्त हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हमारे पास राफेल होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। आपको पता है आशुतोष जी, ये बयान पाकिस्तान के हर चैनल पे चला है, और उन्होंने ये कहा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री की इम्प्लिसिट एडमिशन है। ये मोदी साहब का बयान हर चैनल पे चला है, पर आपने ये दूसरे अपने प्रेजेंटेशन, आदिल जी ये दूसरे एरियाज है ना। नहीं आशुतोष जी, बताइए। एक तो मुझे लग रहा कि आदिल जी बैठे थे, उनके पीछे रैक लगी हुई थी, बड़ी बड़ी मोटी किताबें, मुझे लग रहा था कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, कम से कम बोलने की तमीज होगी। जिस तरह के भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से शब्दों का, आदिल जी सुनिए, आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, पर सुनिए कान खोलकर, मैं आपको सुना। मैं यही कहूं कि आपका पार्टी का नेता राहुल गांधी इस तरह का बयान देता है, यह शब्द ठीक है। मैं कहूं सोनिया गांधी इस तरह की बयान, मतलब कम से कम शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं आपसे ज्यादा बेहूदगी से बात कर सकता हूं। कृपया करके जब भी किसी नेता का, सुन लीजिए जरा, कान का इस्तेमाल करिए। आपने जितनी देर बोला आदिल जी, मैंने आपने नहीं कहता है, क्या कहता है राहुल गांधी, क्या कहता है, जो डकैती लाल के जमानत पर घूम रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, जरा कान का इस्तेमाल करिए। मेरे साथ चर्चा में बैठा करिए, उतनी देर कान, मैंने सुना नहीं, आपने जितनी बकवास की मैंने सुना। अब आप जरा ध्यान रखिए, जरा आपने प्रश्न खड़ा किया, उत्तर सुनिए। आपने प्रश्न खड़ा किया, उत्तर सुनिए। आप डिबेट को डिलीट मत करिए, और आप एंकर एंकर नहीं चलाएगा डिबेट, आप चलाएंगे। जरा एक मिनट सुनिए, आदिल जी जरा सुन लीजिए। नहीं, अब आपने जितने सवाल उठाए उसका जवाब सुनिए, जरा सुनिए ना। अभी कहते थे ना, कहता था क्या खत्म हो गया, शर्म नहीं आती है। मैं तो समझ रहा था आपके यहाँ बुद्धि से राहुल गांधी पैदल है, आप सारे लोग पैदल हो। तमीज कीजिए, कम से कम पार्टी की जो नेता पार्टी को हाथ तोड़, और हैरानी आती है हमें नेता है, आपको बात करने की तमीज नहीं है। मैं आप दोनों के पास करके पढ़े लिखे होने का अपना, आप एक मिनट दिनेश जी, मैं आप दोनों के पास जरूर लौटूंगा। आदिल जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास मैं नहीं आया, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आपका कनेक्शन थ्रू हो चुका है। बहरहाल, मैं पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। कमलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये जो कैजुअलिटीज़ को लेकर जो डिफरेंट फिगर्स आए हैं अलग अलग राजनेताओं के भाषण से, जिसका जिक्र आदिल जी भी अभी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर येदियुरप्पा का तो खैर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था पूरे तौर पर, एसएस अहलूवालिया का उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि एसएस अहलूवालिया ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस एयर स्ट्राइक का उद्देश्य मारना नहीं था, बहुत मतलब कैजुअलिटीज नहीं था, बल्कि वो एक संदेश हम पाकिस्तान को देना चाहते थे, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद अमित शाह की ओर से पहली बार ये फिगर आया कि 250 आतंकवादी मारे गए हैं, और आज जनरल वीके सिंह ने भी 250 का अनुमान, 250 के आसपास
आसपास के अनुमान को सही बताया। आपको लगता है कि डिफरेंट फिगर्स जो आए उसने कहीं ना कहीं से स्पेकुलेशंस को फ्यूल किया? देखिए, एग्जैक्ट फिगर आना तो मुश्किल काम है। एग्जैक्ट फिगर भारत सरकार नहीं दे सकती है। एग्जैक्ट फिगर तो पाकिस्तान जब एक्सेप्ट करे, हाँ इतने इतने लोग मरे हैं, तभी आ पाएगा, अदरवाइज हर आदमी स्पेकुलेट ही करेगा जी। तो फिगर्स के स्पेकुलेशन को लेकर के अगर कोई विवाद बढ़ाया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। जहां तक सेना का सवाल है, सेना को जो काम सौंपा गया जी, वायुसेना को जो काम सौंपा गया उसने बखूबी उसको अंजाम दिया। अब गड़बड़ी क्या है, इस जो उन्होंने शौर्य अपना दिखाया, उस शौर्य के सियासत, जैसा आपकी डिबेट का ये केंद्रीय आइडिया है कि शौर्य की सियासत, ये शौर्य की सियासत किसने शुरू की? क्या इसके लिए बीजेपी दोषी नहीं है? क्या इसके लिए सरकार में शामिल आला नेता दोषी नहीं है? क्या इसके लिए क्या कहते हैं, राहुल गांधी दोषी नहीं? एक भी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये चुनाव न होता जी, एक बता दूं, अगर ये चुनाव न होता तो इतना बाजा नहीं बचता। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। नहीं, सर्जिकल जब पहली वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी बाजा चुनाव नजदीक था, बहुत दूर नहीं था चुनाव। नहीं, फिर भी उरी के समय में बहुत समय था। हम दो चीजें कह रहे हैं जो संख्या को लेकर, देखिए बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई आधिकारिक बात नहीं की गई। और दूसरी चीज हमको एक बात अजीब लगती है, अगर ये संख्या बता दी जाए कि कोई नहीं मारा गया तो कांग्रेस पार्टी बहुत खुश हो जाती है। अगर ये कहा जाता है अरे हम 250 कह रहे हैं, आपको तो कहना चाहिए 500 मारे गए हैं, अरे आपको कम मारने पर खुशी हो रही है। और दूसरी चीज, एक एनटीआरओ की रिपोर्ट आई है, सेना जब यहां सेना की चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं पूर्व, तो मेरा कुछ कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, मेरे भी परिवार के लोग सेना में हैं, कि जब आप कोई टारगेट लक्ष्य को भेदने जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारी सूचना एकत्रित की जाती है कि हमारा प्लान कहीं से फेल ना हो। और जो रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट आई है कि उस दिन वहां पर मैक्सिमम लोग थे, मैक्सिमम आतंकवादी थे, जो वहां पर कि लगभग 300 से ज्यादा वहां मोबाइल नेटवर्क काम कर रहे थे। अब आपको यह बता दिया जाए नहीं 2 लोग मरे हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। अगर कह दिया जा रहा है 300 लोग मरे, कह रहे सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, अरे किस बात का सबूत? और आप लोग यहां पर हेमराज शहीद हुए थे, आप याद करिए, तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी के किसी की आंखों में खून आया था? लेकिन वहीं पर आतंकवादी मारा गया तो तत्कालीन कांग्रेसी अध्यक्षा की आंखों में आंसू आ रहे थे। ये लोग किसके साथ खड़े हैं? यहां यही जेएनयू की घटना आप देखिए, जिसमें जाकर इनके उस आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय उपाध्यक्ष थे, वो जाकर वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े थे। तो राजनीति की सियासत पे रोटियां कौन सेक रहा है? ये बातें थोड़ी पुरानी और नहीं, एक चीज और इन्होंने कहा, बस 10 सेकंड जी, इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बयान को वहां कोट किया जाए। अरे कांग्रेस पार्टी के नेता और 21 दलों के नेताओं के बाकायदे संसद में वहां के विदेश मंत्री कोट कर रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं वहां चलाया जा रहा है। यही बात अरे आप राजनीति करिए। आदिल जी, मैं आपसे यही बात, आपको भाजपा का विरोध करना है करिए। आदिल जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं या कहें विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, वो पाकिस्तान की मीडिया में, वहां के चैनलों में, वहां के अखबारों में और वहां के राजनेताओं के डिस्कोर्स में छाए हुए हैं। ये जो स्थिति है राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नागवार गुजरती है या नहीं? देखिए आशुतोष भाई, 2 और लोग छाए हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया में, आपने उनका उल्लेख नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं, जो बीएस येदियुरप्पा हैं, मुख्यमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, उनका जो बयान था हर पाकिस्तान के चैनल में चला। और दूसरे एक और हमारे बड़े नेता हैं, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान था, मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूं, दैट द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट्स द इम्प्लिसिट सुपीरियोरिटी ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्सेस। जब ये रफेल का बयान आया था, उनका एक अखबार है डॉन, जो मैंने इधर पढ़ा है, आदिल जी, उनका इंटरप्रिटेशन था ये। इनका सुनते लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स सुपीरियर हो सकती है क्या भारतीय वायुसेना से? मोदी साहब ने ये कहा कि अगर हमारे पास, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हो सकती, सुपीरियर है, बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारी एयरफोर्स पूरी दुनिया में सुपीरियर है, पर अगर हमारे
यार सुनते लीजिए आशुतोष भाई, अगर हमारे प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि अगर हमारे पास राफेल होता तो नतीजा अलग हो सकता था, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है आप मुझे दे दीजिएगा। पर ये दो प्रिलिमिनरी पॉइंट्स हैं और मैं अपने भाजपा के मित्र को आईना दिखाना चाहता हूं। सवाल आपने उठाया, इसका जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए भाई साहब, ये डिबेट चल रहा है या कोई ये पॉलिटिकल रैली चल रहा है? देखिए अगर आपने ऐसे डिबेट करना है भाई साहब, उठ के चले राजनीतिक विश्लेषक सुन लीजिए मुझे 45 सेकंड। दिनेश जी 1 मिनट, उनकी बात 45 सेकंड आप इन्हें कहिए तो सही कि चुप रहे। नहीं साहब आप बोलिए। अरे मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए। अरे तो आपको सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? भाजपा को याद दिलवाना चाहता हूं कि जो पार्टी अब बोलिए आदिल जी, भाई साहब आदिल जी बोलिए। मैं आपको दे नहीं सकता, गॉडसे की पार्टी को तो मैं देना भी नहीं चाहता। आप फर्जी गांधी वाली पार्टी ले रही है ना, जो पार्टी आप फर्जी गांधी वाली पार्टी ले रही है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं दिनेश जी, 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। करिए बात करिए, लेकिन जिस पार्टी ने अफजल गुरु की बैटिंग की थी पीडीपी, उसके साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में। और दूसरी बात, भाजपा का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था ना जम्मू एंड कश्मीर का, उसका बयान था कि अगर बुरहान वानी हमें पता होता अंदर है तो हम अटैक नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी को निवेदन है, पहले आईने में जाके आप अपनी नीतियां देख लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आप बैठेंगे नहीं, सुनिए दिनेश जी, आपकी कोई रैली थोड़ी है। नहीं, ये क्या था क्या है? अरे मर्यादा, आपने देश का सत्यानाश कर दिया है, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। आपने सारे संस्थाओं का राजनीतिकरण किया है, आप क्या मर्यादा की बात कर रहे हैं? कैसे बात की जाती है? आपने हम कांग्रेस पार्टी ने कोई सबूत नहीं चाहिए। कौन सबूत दे रहा है आपको? लेकिन बोलने की एक मर्यादा, एक संस्कार होता है, मर्यादा का पालन करिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे, आपको देश और दुनिया देख रही है, मुझे किस तरह से बात की जाती है, इतना तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ। दिनेश जी उनकी बात देख रहे, आपको भी देख रहे, आपको भी देश, आपको तो देख ही रहे। आदिल जी बोलिए आदिल जी। देखिए अभी दिनेश जी ने कहा था कि हमारे पैनल पे लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हैं, और जब उन्होंने बोल दिया उसके बाद मुझे बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं इनके साथ इस बात पे सहमत हूं। जब हमारे एयर चीफ ने कह दिया है कि हमारे पास कोई कैजुअलिटीज का नंबर नहीं है, उसके बाद अमित शाह 250 का नंबर कहां से लेके आ रहा है? और मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हमारे एयर चीफ ने कह दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं और कांग्रेस पार्टी केवल ये कह रही है कि अब राजनीतिक लाभ के लिए हमारी एयरफोर्स और हमारी सेना का बलिदान और उनके योगदान का राजनीतिकरण ना करें। केवल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, बस। नहीं तो राजनीति कौन कर रहा है? देखिए इसमें दिक्कत क्या है आशुतोष जी, कि राजनीति नहीं, राजनीति आपने शुरू कर दिया वहीं से। अब 1 मिनट मान लीजिए कि हमारी फोर्स वहां गई थी, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए, येदियुरप्पा, उससे पहले मैं आप दोनों को एक पॉइंट, आप दोनों से एक पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा। कांग्रेस का अध्यक्ष है वो। आदिल जी, एक पॉइंट आप दोनों ही नेताओं से मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि जो पुलवामा में जो आतंकवादियों ने हमला किया था और हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद काफी गैप था, भारत ने कुछ नहीं किया था, अभी स्ट्राइक नहीं की थी एयरफोर्स ने। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग की थी तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बाबत फैसला हुआ था कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी सारे राजनीतिक दल उसका साथ देंगे, और सबने इस आशय की संस्तुति भी वहां उस ऑल पार्टी मीटिंग में की थी। लेकिन उसके बाद जब बंटी हुई आवाजें आनी शुरू हुई तो उससे फिर देश का माहौल खराब हुआ और भारत की छवि खराब हुई। नहीं, वास्तव में मैं यही कह रहा था, 3 दिन सब कुछ ठीक ठाक चला। हमने तो स्वागत किया है एयर स्ट्राइक का, ये कहां से भाजपा प्रोपेगेंडा चला रही है? हमने तो स्वागत किया है, हम इनकी राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। आप समझिए, हम भाजपा की राजनीतिकरण के खिलाफ हैं, एयरफोर्स का स्वागत करते हैं हम। इनका झूठा प्रचार अब ना चलने दीजिए। हो गया, अब सुन लें, हम ये कह रहे हैं कि 3 दिन तक आशुतोष जी बता दीजिए कुछ हो रहा हो। 3 दिन के बाद जब इनको लगा कि अरे ये तो इसका माइलेज शायद सरकार को मिल रहा है, इनको लगा। येदियुरप्पा का बयान दिनेश जी, मैं उस बयान का उत्तर दे देता हूं। आदिल जी 1 मिनट, बिल्कुल येदियुरप्पा के बयान पे आपका क्या? बिल्कुल, सुन लीजिए, आप ये बताइए कि येदियुरप्पा का बयान हमने जब पहली बार सुना तो हमको ऐसा लगा कि शायद पार्टी को कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। उसमें क्या हुआ था? बताइए। अगर कोई इसी तरह से रखेगा तो सबके मन में संशय होगा। उनसे पूछा गया उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि ये बैठे हुए थे वहां, जवाब हमसे मांग रहे, उत्तर आप दे रहे हैं। आपसे उत्तर मांगा जाएगा तो आप नहीं देंगे, आप जवाब देने दीजिए। उसमें हुआ क्या था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जिस तरह का वातावरण बना है क्या उसका लाभ होगा? उन्होंने कहा हाँ। एक चीज जानिए, जब कोई निगेटिव बात होती है तो उसका खामियाजा अगर सरकार को
मिलना पड़ता है। आप बार बार कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आपने कहा ना इंदिरा गांधी ने कर दिए थे कि सेना ने कर दिए थे, भी तो सवाल उठता है। अगर आपको जरा रुके एक मिनट, जरा कांग्रेस ने किए थे, अरे जरा ये देखिए, अब यही तो दिक्कत है ना कि चाइना के साथ जब युद्ध हुआ उस समय आपने सेना, अब उस समय आपने वायुसेना को परमिट नहीं किया। और सुन लीजिए उस समय, अरे जरा सुनिए, जवाब दीजिएगा। अरे आदिल जी, भाजपा की छोटी सोच, अरे आदिल जी, ये कारण है, बोलने की बीमारी है, छोटी सोच है, बीच में बोलने की बीमारी, तो इलाज करा के आइए। मैं सिर्फ निवेदन ये कह रहा हूं, दिनेश जी, आपने जो येदियुरप्पा का यहाँ बचाव, आप येदियुरप्पा का यहाँ पर बचाव कर रहे हैं। नहीं, हम मैं आपको जनरल वीके सिंह का वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो येदियुरप्पा को घेरते हुए उन्होंने किया है, क्योंकि वो पूर्व सैनिक हैं। नहीं, इसलिए नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया ने दोनों चीजों को लिंक करके इंटरप्रीट कर दिया। बिल्कुल, ये नहीं, बिल्कुल किया। अभी भी आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मीडिया ने गलत छापा, येदियुरप्पा ने नहीं किया ना, हम ये नहीं कह रहे। मीडिया ने उनसे पूछा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जवाब दिया। और एक चीज फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सेना के मामले में राजनीति करता है, वो किसी भी पार्टी का, तो गलत है। मैं ये कह रहा हूं ना बैठकर आपके चैनल पर। लेकिन दूसरी चीज मैंने कहा, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हमारी उस समय वायुसेना बहुत सशक्त थी। तत्कालीन सरकार ने क्या परमिट किया था, नंबर 1। दूसरा, उस समय इंडियन एयरलाइंस के सारे पायलटों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, याद होना चाहिए। एक पायलट को छुट्टी मिली थी, पता है उस पायलट का क्या नाम था? राजीव गांधी नाम था उस पायलट का। और बैठ के आप हमको यहाँ इतिहास और भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप हमको गोडसे की पार्टी बना रहे हैं। अरे फर्जी गांधी की पार्टी पहले आप लोग कर रहे हैं, आपके सीने में दर्द हो रहा है। अरे जो सबूत मांग रहे हैं, एक बार आपने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया, एक बार आपने अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया, जनता आपको जवाब देगी। आदिल जी और दिनेश जी, आप दोनों के पास में लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स से क्या जो भारत की जो पूरी जो इंटायर जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, क्या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है इस पूरे तनाव के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच? जरूर पड़ता है। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 स्टेटमेंट आए हैं। एक हमारे विदेश सचिव ने दिया था, उसके बाद रवीश कुमार जी जो कि MEA के प्रवक्ता हैं और उनके साथ उस वक्त एयर वाइस मार्शल भी थे एयर फोर्स के, और उसके बाद जो एयर चीफ ने बोला है, ये 3 ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट के हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश को, हर नागरिक को, ईच एंड एवरी 130 करोड़ जनता को इस पर विश्वास करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के तनाव होते हैं, एक दूसरे की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है, एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है, नेवी भी जहाज के जो सी लेन्स वगैरह पे अपनी पहरेदारी कर रही है, उस वक्त एक परसेप्शन बैटल भी होती है। और इस परसेप्शन बैटल के लिए पूरे देश को साथ रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो जो परसेप्शन बैटल है और जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और परसेप्शन वॉरफेयर, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। प्लीज, फॉर हेवन्स सेक, लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज दीज थिंग्स। लेट अस, अगर येदियुरप्पा जी ने कुछ गलत कहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोग अपना संयम तोड़ के वो भी गलतियां करेंगे। ये कहां का ये विचार है कि अगर आपने मर्डर किया तो मैं भी मर्डर कर दूंगा। अगर एक आदमी मर्डर करके नहीं उसको सजा मिलती है तो दूसरा आदमी भी मर्डर करने के लिए छूट है उसको। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें संयम रखना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी मिलिट्री ऑपरेशंस की समझ है, वो मैं श्योर हूं कि जो आप लोग नेता हैं इतने बड़े, देश को एक दिशा दिखाते हैं, तो जरूर आप लोगों को इस चीज की समझ होगी कि इन सब चीजों का कितना इफेक्ट पड़ता है। आप देश के साथ रहिए। आपको हर आदमी को जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। बाकी जो बीच में कोई बोल गया, कोई वहां पे किसी मथुरा में किसी ने बोल दिया या गुंटूर में किसी ने बोल दिया या नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में किसी ने, आप उस पर बिल्कुल उसको नजरअंदाज करिए। उसको इवन आपको उसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। कमलेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपको ऐसा लगता है कि जो परसेप्शन का बैटल रहा इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच का, जिसमें साई ऑप्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र जनरल साहब अभी कर रहे थे, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो कि चला देश में, उस मोर्चे पर भारत पिछड़ा या हारा, ऐसा लगा आपको? मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
कि जो परसेप्शन बैटल है वो कहीं ना कहीं से सबोटाज हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सबोटाज कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, यह सबोटाज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके कर रहे हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष से ही हुई है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जी जब बयान आता है, देखिए बाकी उसका पहले सारे के सारे लोग सेना का जो है उसकी तारीफ करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब यह बात आती है कि चुनावी मंचों पर जाकर उसको भुनाया जाने लगा, उसको कहा जाने लगा, तब जाके कहीं से उनको भी लगा कि अरे ये तो फायदा उधर उठा ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसका काउंटर करना शुरू किया। और जाहिर है काउंटर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, कभी कभी कुतर्क भी करते हैं। जी दिनेश जी, आपको लगा कि सत्ता पक्ष की ओर से जब चुनावी मंचों पे जो कहा उनका अपना नजरिया हो सकता है। देखिए एक चीज है कि जब इस तरह की कोई घटना हो रही है और उसकी जवाब हमारी सेना दे रही है, तो क्या प्रधानमंत्री को किसी मंच पर कहने का अधिकार नहीं? बिल्कुल कहना चाहिए। आपने कहा कि एक तरफ तो हमारी सेना लड़ रही है, दूसरी तरफ आप उनके पाकिस्तान के मनोबल को आप तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आतंकवाद के मनोबल को आप तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 50 साल तक बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा, पहले भी कहा था कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के साथी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि राफेल होता तो दूसरी स्थिति, बिल्कुल दूसरी स्थिति होती। आज राफेल होता जो अभिनंदन करके आया है, मिराज और मिग 21 से आप F-16 का मुकाबला जो किया है उन्होंने अपने आत्मबल से किया है। और एक सवाल नहीं उठता है कि 94 से राफेल खरीदने की बात हो रही है, आज तक देश में राफेल आया नहीं। उसके बाद एयर चीफ का भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, जो कोयंबटूर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारे एयरक्राफ्ट केपेबल हैं। उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा ऑपरेशन जारी है, उन्होंने कहा ऑपरेशन जारी है, इसके बीच हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मिराज है वो उन्नत भी कहना चाहिए। और सुनिए दूसरी चीज, आप ये बताइए कि जो सरकारें हमारे सेना को बुलेट प्रूफ नहीं दे पाई, जो हमारे देश में बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल, आप पूछ लिए 71 के वार के बाद जो वेपन्स आए थे, जो मिग 22 मिराज आए थे, उसके बाद से कितने साल गुजर गए सर? आप 30 साल उधर का ले लीजिए, 18 साल इधर का लीजिए, 48 साल, आप 45 साल करिए। आज 45, पाकिस्तान के पास छोटा सा मुल्क F-16 और हमारी जनसंख्या उनसे 6 गुना ज्यादा, हमारी इकोनॉमी उनसे 20 गुना ज्यादा। इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए आदिल जी। आशुतोष जी, झूठ की भी सीमा होती है। तो सत्य बता दीजिए। भाई को बताना चाहता हूं कि राफेल की प्रोडक्शन फ्रांस ने ही 2001 में शुरू की थी, तो 94 की कहाँ की जिक्र करी जा रहे हैं? देखिए, और मैं जो मुद्दे पे आता हूं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मिलिट्री ऑपरेशंस इलेक्शन जीतने के लिए नहीं किए जाते। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस दिन वॉर मेमोरियल की इनॉग्रेशन हुई थी, मोदी जी जाके कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। क्या ये उचित स्थान था? इंडिया गेट पे जिस दिन आप वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, ऐसे सोलम ओकेजन पे आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूं। जब हमारे एयर चीफ ने कह दिया है, मुद्दा वहां खत्म हो जाता है। जब उन्होंने कह दिया हमने टारगेट हिट कर दिए और हमारे पास कैजुअलिटी के नंबर नहीं है, तो मुद्दा वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद अमित शाह को कहना कि 250 हुए, संबित पात्रा को कहना 400 हुए, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? कांग्रेस पार्टी एयरफोर्स का सलाम, अरे सुन लीजिए। देखिए आशुतोष जी, ऐसे डिबेट नहीं चल सकता। आदिल जी, मैं कह रहा हूं 1000 हुए, 30 सेकंड दीजिएगा, आपको खुश होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस पार्टी, मैं बोलने का समय देंगे मुझे? बिल्कुल बोलिए ना। जो आप जब हमारे एयर चीफ साहब ने कह दिया है कि हमने टारगेट हिट कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, दैट विल बी स्पेक्युलेटिव, आई थिंक द मैटर रेस्ट देयर। उसके बाद पॉलिटिकल रैलीज पे राजनीतिकरण करना ये सही नहीं है, ये हमारी सेना को डिससर्विस है। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज नैरेटिव को बदलना चाहता है। आज आप अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, जीडीपी थर्ड क्वार्टर का आप तो अखबार पढ़ते होंगे आशुतोष भाई, 8.3% से 6.6% पे आ गया है। जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है आधा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर हाई पे है। तो भारतीय जनता पार्टी तो डाइवर्ट करेगी नैरेटिव, पर हमारा भी फर्ज बनता है। देखिए, एज एन इंस्टीट्यूशन मीडिया भी पब्लिक लाइफ का पिलर, हमारा फर्ज बनता है कि हम इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिसाइज ना होने दें। इनका तो सुबह से शाम काम है झूठ बोलना।
ये व्हाट्सएप पे झूठ बोलते हैं, ये फेसबुक पे झूठ बोलते हैं, तो राहुल टीवी चैनल पे झूठ बोलते हैं। राहुल इन्होंने हर संस्था को श्रद्धांजलि देने वहां भी व्हाट्सएप पे हमारा फर्ज बनता है कि हम देश को तथ्य रखें और इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज ना करने। कमलेश जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से विपक्ष को भी ये बात लगती है कि जो इलेक्शन में जाने के लिए जो तमाम सारे मसले थे जिसको वो भुना रहा था, और बहुत से उसमें सच भी हैं कि देश में बेकारी का स्तर बहुत ख़राब है इस वक्त, और कहीं ना कहीं से सरकार बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जिन पर नाकाम भी रही है या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि ये पूरा नैरेटिव इस पुलवामा अटैक के बाद चेंज हो रहा है और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द अगर वातावरण बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लाभ होगा? निश्चित लग रहा था उसको कि जिस तरह का माहौल बना, और ऐसे में जो माहौल बन ही जाता ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको कोई कुछ लोग उसको थोड़ा बहुत डेलिब्रेट करना कहें, अगर ना भी करें तो एक माहौल बन जाता है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। हम एक हैं, हम पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे, भीख मांग के खाएंगे, भूखे पेट रहेंगे, लेकिन जो है पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे, ऐसा माहौल तो बनता है। और जब बनता है माहौल तो क्योंकि मैंने कहा भाई चुनाव का समय है, तो अब सारे मुद्दे एक तरफ, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी एक तरफ। अब लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये जिस तरह की देश में हो रही है, उसमें अगर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पहले वाली सर्जिकल स्ट्राइक भी थी, ये भी थी, तो कहीं ना कहीं से जो गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने की जो होड़ विपक्ष के नेताओं में लगती है वो एक सीमा लांघ जाती है, और कहीं ना कहीं से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेना एक इंस्टीट्यूशन है, वायुसेना एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी वो ऑफेंड करने लगती है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, गवर्नमेंट, जैसा कहा, गवर्नमेंट का कुल 3 बयान आए जी। उन तीनों बयानों को मेरा ख्याल है कि किसी ने ये नहीं कहा कि झूठे बयान है। बयानों को लोग वाद विवाद और प्रतिवाद जो हो रहा है, जो पॉलिटिकल लोग बयान दे रहे हैं, उनकी काट हो रही है। ना तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की वो ही, ना तो एयर चीफ की जो है उसके बयान को किसी ने काटा है। सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक लोग दे रहे हैं, चाहे इस पार्टी के चाहे उस पार्टी के, उनके बयानों के दूसरी काट कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए एक डर है कि कहीं, जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी को थोड़ा इस तो है ही है, सत्ताधारी के पार्टी के नेतृत्व में ऐसा ऑपरेशन हुआ है, फैसला उनका था, ऑपरेशन हुआ है, तो क्रेडिट तो जा रही होगी, तो एक डर तो उनको है ही है कि सारे मुद्दे एक तरफ, और ये जो इमोशनल मुद्दा है, एक राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रभक्ति का इमोशनल मुद्दा जो आ गया है, ये हमको खा जाएगा। तो उन्होंने फिर इनकी पॉलिटिकल कार्ड शुरू की, और करेंगे और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं बंद हो जाएगा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है, आप अर्थव्यवस्था के ऊपर करिए, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर करिए, किसानों की समस्याओं के ऊपर करिए, लेकिन भारत की जो मिलिट्री क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और जो उसने कर दिखाया है, ये मैं नहीं समझता कि जो बालाकोट में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किया है, हमारे एयर वॉरियर्स ने किया है, वो कोई बहुत छोटी चीज़ थी। ये एक उदाहरण है, और हम आज उस श्रेणी में हैं, इजराइल और अमेरिका की श्रेणी में पहुंच गए हैं कि हम अंदर जाके भी, जहां से ओरिजिनेट हुआ है टेररिज्म जी, उस टेररिज्म के शुरुआत जहां पे कैंप्स हैं, उनको हम हमला करेंगे। और एलओसी अब सैक्रोसेंट नहीं रह गई, जो कि कारगिल में भी सैक्रोसेंट थी। और यह एक ऐसा मैसेज है जो कि पाकिस्तान को उसको हिला दिया है, और इसलिए जो थोड़ी बहुत कार्रवाई वहां पाकिस्तान में हो रही है दिखावे की तौर पे, वो इसीलिए हो रही है। और सारे विश्व ने हमारा समर्थन किया है। क्यों किया है? उन्हें मालूम है कि टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको सता रही है, और जो देश इसको एकदम पानी दे रहे हैं, जो इसको खाद दे रहे हैं, उनका खात्मा होना चाहिए। दूसरा, एक इस आज के हमारे विषय से हटके भी, चूंकि आम आदमी के जहन में ये सवाल आना लाजमी है, जनरल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सेना में रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो खुद के लॉसेज हैं उनको हाइड करने की जो क्षमता है, छुपाने की, वो कमाल की है। आप देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी जो फायरिंग होती है, बहुत सारे उनके सैनिक मारे भी जाते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पर नहीं जाती। हमारे यहाँ जिस तरह से होता है कि एक बार श्रीनगर में श्रद्धांजलि होती है, फिर वो वहाँ से विमान के ज़रिए जिस राज्य का सैनिक होता है उसकी राजधानी में शव आता है, इसके बाद जुलूस निकलता है, वहाँ ये कहाँ गायब हो जाते हैं। इसी तरह अब ये जो F-16 वाला हुआ, ये भी उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ये ही फ़र्क है एक प्रोफेशनल आर्मी में और एक रोग आर्मी में।
एक जो रोग आर्मी है वो इस तरह की चीजें करती है। कारगिल में उन्होंने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को भेजा और जब वो उन पे कैजुअलिटीज होना शुरू हुई तो उनको कहने लगा नहीं, ये तो हमारी है ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई देश अपने जवानों की शहादत को नहीं एक्नॉलेज करे। फिर बलिदान एक ऐसी चीज है। उनके माता पिता को क्या जवाब देते हैं? जरूर वो भी करते हैं। और अभी बाद में आपने देखा होगा कि जब 2010 और 11 में इन्होंने एक्नॉलेज किया सबको, कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दिए हैं वीरता के, तो उस समय ये सब क्यों किया? ये सब यही इसी जोर की वजह से कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उन्होंने जोर इसके ऊपर प्रेशर डाला। आज भी जो वहां तो खैर टेररिस्ट थे, इतना ज्यादा उनको वो नहीं है, लेकिन अगर आज कुछ जैसे एक कर्नल साहब की भी रिपोर्ट है वहां पे कि वो भी शहीद हुए हैं, इस तरह के लोग आज नहीं तो कल, देर नहीं है, आपको सब चीज बिल्कुल सही मिलेगी। और जो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब एयरफोर्स ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, वहां पे बम गिराए हैं जो कि प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से, इतना आसान नहीं है कि कम कैजुअलिटीज हुई हों, अच्छी खासी कैजुअलिटीज हुई हैं, टारगेट हिट हुआ है। अगर हमारे एयर चीफ कहते हैं कि हमने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है। और ये सब चीजें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी अनदर 15, 20, 30 डेज, ये सब चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। और हम लोगों को तब तक धैर्य रखना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ, ये जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये जो जब ये लोग कहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ना कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट है। और इन लोगों को भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना चाहिए और इन सबको मालूम होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगर भारतीय हैं तो भारत की सेना है, भारत के सब कुछ है। बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पर आपने रखा है जनरल साहब, और वो ये कि इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। 10 दिन 15 दिन, आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टेज पे ऐसा होगा कि जो स्ट्राइक है उसके प्रूफ जो हैं वो चाहे सैटेलाइट इमेजरी हो या ग्राउंड इंटेलिजेंस हो, किसी न किसी तरीके से ये एस्टेब्लिश हो पाएगा? जरूर, सैटेलाइट इमेजरी से तो 100%। उसके अलावा जो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट होता है, जो कि एयरक्राफ्ट खुद फोटोग्राफ लेते हैं जो बॉम्ब कर रहे हैं, इसके अलावा आई एम 100% श्योर दे मस्ट बी हेरॉन drone UAVs, unarmed aerial vehicles, which must be observing that area, target observation कर रहे होंगे। और उन्होंने, क्योंकि उस दिन रात का समय था, जंगल का इलाका है, उनको सिंथेटिक अपर्चर रडार से उन्होंने इसको, क्योंकि सिंथेटिक अपर्चर रडार में कैपेबिलिटी है कि वो फॉलिएज को पेनिट्रेट करके अंदर का देख सकता है, और उन सब चीजें अवेलेबल होंगी। हमारी भारत की गवर्नमेंट के पास सब कुछ डेटा है, वो सही समय पे उसको डिक्लासिफाई भी करेंगे। सही समय जी, ये सही समय क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस के आधार पर निर्धारित किया जाएगा? दिनेश जी, ये आपको बेहतर समझ सकते हैं। सरकार के पास होगा भाई, सारे विपक्ष के नेता इस बात का शोर मचा लें कि कहां मरे, कितने मरे, प्रधानमंत्री बताएं, सरकार बताएं, सवालात खड़े हो जाएं, और उसके बाद किसी अप्रोप्रिएट मोमेंट पर सरकार बताए कि लीजिए तस्वीरें। ऐसा होने जा रहा है क्या? मुझे आशुतोष जी जरा बता दिए, अगर आप अभी फिगर बता देंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी किसी का या भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ होने जा रहा है? कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वहां 5 मरे हैं कि 500 मरे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों का उत्तरदायित्व, इसके पहले भी युद्ध हुआ ना, कभी आप बता दीजिए विपक्षी पार्टियों ने कभी भी कोई सवाल खड़ा किया हो? अरे मैं कह रहा हूं, हमने तो खुद कहा कि आप सरकार पर सवाल खड़ा करिए, सरकार की योजना पर और नीतियों पर सवाल करिए, किसी ने आपको रोका? आपको हक है। लेकिन सेना की कार्रवाई पर आदिल जी खुद कह रहे थे कि जब एयर चीफ मार्शल ने आके कह दिया जो बात खत्म, अरे खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं आप वहां सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे या पेड़ उखाड़ने गए थे। मतलब ये ओछी मानसिकता नहीं है तो क्या? और दूसरी चीज, हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है किसी के साथ मुकाबला करने के लिए। बॉर्डर के सीमा के पार जो है हमारी सेना उनसे मुकाबला कर लेगी। यहां तो दिक्कत सीमा के अंदर के लोगों से है। ये कभी नक्सलवाद को राष्ट्र प्रेमी बताएंगे, यही लोग बताने वाले लोग हैं। तो समस्या इसकी है और इनको भी जनता जवाब देगी। और दूसरी चीज, कभी भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आप कमलेश जी से पूछ रहे थे, मैं खुद ही अभी हाल फिलहाल में 6-7 राज्यों में जाने का अवसर मिला। पुलवामा की घटना के बाद मैं बता दूं कमलेश जी, आप भी देखे होंगे, स्वतः प्रेरित मैं जिस चौराहे पर जाता था, कहीं 50 की संख्या में, कहीं 200 की संख्या में, कहीं 5 जैसी स्थिति, कहीं 50 की भी संख्या में लोग होते थे, तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, नारे लगा रहे थे।
सारे लोगों की इच्छा थी कि यह कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सेना को पहले ही दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये सेना को, क्योंकि देखिए सीमा पर लड़ने नेता नहीं जाते हैं, मंत्री नहीं जाते हैं, हमारी सेना लड़ती है। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, किस दिन किस तरीके से ये कहना वाकई हो सकता है कि आप एक इमेजिन करते हैं, चलिए मान लीजिए कि वायुसेना की स्ट्राइक चूक गई, वायुसेना की स्ट्राइक चूक गई, अगर ऐसा भी हुआ हो तब भी ये कहना कि ये क्या पेड़ उखाड़ने गए थे, तो ये सीधे तौर पर ये कोई पॉलिटिकल हमला नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकल सत्ता है उसके हाथ में ये स्थिति नहीं है, ये तो वायुसेना है। आपका एक छोटा सा कमेंट। देखिए वायुसेना ने क्या किया उसको तो एयर चीफ मार्शल ने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम तो टारगेट पर गए थे, हमने टारगेट हिट किया है और निश्चित तौर पर टारगेट हिट किया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब टारगेट हिट करने में हमने लाशें नहीं गिनी, कैजुअलिटी कितनी हुई ये बात की हमने नहीं गिनी। हमारा जो काम था, हमको जो दायित्व सौंपा गया था, ये टारगेट है, यहाँ हमने जाके हिट किया, सफलतापूर्वक हिट किया है। जी एक हमने जनरल साहब एक चैनल पर ये देखा कि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इमरान खान को शुक्रगुजार उनके हो पाएं और ये कह पाएं कि इमरान खान शुक्रिया। इमरान खान ने कोई फेवर नहीं किया विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे पास देने के लिए। जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसने जो गलतियां की हैं उसकी केवल भूल सुधार की, क्योंकि उसने शुरू में ही उसको वीडियो वायरल कर दिया, उसमें उससे वो स्टेटमेंट एक दो लिए वो भी वायरल हुए, ये सब अगेंस्ट जिनेवा कन्वेंशन है। उसके अलावा उन्होंने जो उसको शुरुआत में मारा है वो भी जिनेवा, जो भी वीडियो पे नजर आ गया गलती से, लेकिन वह भी जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। विंग कमांडर अभिनंदन का जो एक व्यवहार था, जो उसने जिस तरह से अपने आप को वहां पे दिखाया है, कॉन्फिडेंस से भरपूर, एक प्रोफेशनल सोल्जर और एक ऐसे देश का वासी जिसने कि पूरे विश्व में अपना मिलिट्री जो वैल्यूज होती हैं, मिलिट्री संस्कार जो होते हैं, मिलिट्री के जो इथोस होते हैं, उसके बारे में उसने अपने आप को एक स्थापित कमलेश जी जी निश्चित तौर पर इमरान खान क्या इस शुक्रिया के हकदार हैं? निश्चित तौर पर नहीं। इमरान खान ने, मैं मानता हूं इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया है। इमरान खान को करना ही था। एक तो जेनेवा प्रोटोकॉल था, दूसरे बैठे हुए वहां उनके जो ट्रंप साहब, उनको तो पहले ही पता था, 3 घंटा पहले पता था कि भारत से गुड न्यूज आने वाली है। क्या पता था? क्योंकि उनको मालूम नहीं होता, उनका इशारा, उनका दबाव नहीं होता, इतनी आसानी से ये मान लेते क्या? अभी ये लिंगर ऑन करते, तब भी अगले दिन देखिए छोड़ने में इन्होंने सवेरे 10 बजे छोड़ना था, छोड़ते रात के 9:30 बजे छोड़ा इन्होंने। लिंगर दिनेश जी, निश्चित तौर पर इमरान खान का डर था कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान का नेतृत्व इतना सक्षम है कि नहीं छोड़ेंगे तो हमारा सेना अंदर घुसकर छुड़ा कर लाती। एक चीज मैं कहता हूं कि अभी क्या है, हमारी कांग्रेस या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको विदेशी मीडिया पर ज्यादा यकीन है, अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर यकीन नहीं है। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि देखिए, जैसे पाकिस्तान की किसी ने कहा था कि अगर सेना गीदड़ की हो जैसे पाकिस्तान की, और उसका नेतृत्व जो है अगर वो शेर करता है तो सेना शेरा की तरह लड़ती है। अगर सेना जो है शेर की हो, नेतृत्व करता गीदड़ हो, तो पूरी सेना गीदड़ की तरह लड़ती है। अगर सेना जो है शेर की हो और सेना का नेतृत्व भी शेर कर रहा है, हिंदुस्तान की आज सेना शेरों की सेना है और उसका नेतृत्व करता भी शेर है, इसलिए दहाड़ के और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक काम उन्होंने किया है। और गीदड़ की सेना है पाकिस्तान, उसका नेतृत्व करने वाला बाजवा भी गीदड़ है, वो कभी हिंदुस्तान का मुकाबला सीधे कर ही नहीं सकते। विदेश नीति रही वो कारगर जरूर रही है, इसीलिए पाकिस्तान को इतने खराब हालात में भी अभिनंदन को वापस करना पड़ा, जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी और तनाव चरम पर था। इसके लिए विदेश नीति की कामयाबी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन साथ में हम यह भी कहेंगे कि शौर्य पर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। येदियुरप्पा का यह बयान बेहद निंदनीय है जो उन्होंने इस स्ट्राइक के बाद दिया था, और यह कहा था कि बीजेपी को बहुत ज्यादा इसके बाद सीटें मिलने की संभावना है। साथ में वो बयान भी निंदनीय है जो कि पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं के छाए हुए हैं। शौर्य पर सियासत पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी शुक्रिया। कमलेश त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदिल जो कि इस वक्त हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।